हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जो फंडामेंटल फोर्स है उन्हीं को कंटिन्यू रखेंगे। तो हम ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ चुके थे, तो आज हम वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं, इनके बारे में पता कब लगा? तो वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जब बीटा डीके की स्टडी कर रहे थे, बीटा रे के बारे में पढ़ रहे थे, तब वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पता लगा। बीटा डीके होता है रेडियो एक्टिविटी के अंदर। अब आपको ना ही बीटा डीके के बारे में पता और ना ही रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता। तो बीटा डीके क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताता हूँ। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है, सपोज हमने एक सब्सटेंस मान लिया और इस सब्सटेंस के ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ये सब्सटेंस अपने आप टूटता चला जाएगा, अपने आप डिसइंटीग्रेट होगा, और जब डिसइंटीग्रेट होगा तो इसके अंदर से लगातार स्पॉन्टेनियस रेडिएशन का क्या होगा, इमिशन होगा। चारों तरफ से इसके अंदर से रेडिएशन बाहर निकलेंगे। इसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर से बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाया और लगातार ये सब्सटेंस क्या होता जा रहा है, टूटता जा रहा है। जब टूट रहा है तो लगातार इसके अंदर से जो रेडिएशन है वो इमिट हो रही है। उसके बाद और इस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। बाद में इस सब्सटेंस को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया। हमने मान लिया ये हमारे पास एक सब्सटेंस है और इस सब्सटेंस के अंदर से रेडिएशन निकल रही थी। सब्सटेंस को उठाया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। मींस एक तरफ पॉजिटिव चार्ज प्लेट लगा दी और एक तरफ हमने नेगेटिव चार्ज प्लेट लगा दी। तो इस सब्सटेंस के अंदर से जो रेडिएशन निकली, पहली रेडिएशन निकली वो किस तरफ चली गई, नेगेटिव प्लेट की तरफ चली गई। दूसरी रे निकली वो किस तरफ चली गई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली गई। और जो थर्ड रे थी वो ना पॉजिटिव की तरफ गई ना ही नेगेटिव की तरफ गई। अब हमें इतना पता है नेगेटिव चार्ज की तरफ कौन सा चार्ज अट्रैक्ट होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां से पता लग गया जो रे इस तरफ आई है नेगेटिव प्लेट की तरफ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इस रे को नाम दे दिया गया अल्फा रे। जो रे पॉजिटिव चार्ज की तरफ गई है उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इस रे को नाम दे दिया गया बीटा रे। जो ना ही पॉजिटिव की तरफ गई ना ही नेगेटिव की तरफ गई उसको बोल दिया गया गामा रे। गामा रे के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो जब इस बीटा डीके के बारे में स्टडी कर रहे थे तब हमें पता लगा था वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं उनके इंटरेक्शन से। अब एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, ये हमारे पास एटम है। एटम के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये एटम के अंदर न्यूक्लियस, एटम किससे मिलकर बना होता है, हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो बाद में हमें धीरे धीरे पता लगा कि प्रोटॉन भी किसी से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन भी किसी से मिलकर बना है और न्यूट्रॉन भी किसी और पार्टिकल से मिलकर बना है, और उन पार्टिकल को बोलते हैं हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगता है, लाइक लेप्टॉन्स के बीच में। अब लेप्टॉन्स क्या है, लेप्टॉन्स भी हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। जैसे जैसे आप हायर फिजिक्स के अंदर जाओगे तो वैसे वैसे आप एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में पढ़ोगे। एक अलग से ब्रांच बना रखी है एलिमेंट्री फिजिक्स के बारे में, उसमें आप ये सब पढ़ोगे। अभी आपको सिर्फ ये चीजें ध्यान रखनी है और थोड़ा सा याद रखना है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर लगते हैं, और इनके बारे में पता कब लगा, जब बीटा डीके के बारे में हम स्टडी कर रहे थे तब इनके बारे में पता लगा। और लगते किस किस के बीच में, लेप्टॉन्स के बीच में लगते हैं। और इनका जो रेंज है वो कितना है, अब एटम का साइज कितना होता है, साइज ऑफ एटम होता है हमारे पास, साइज ऑफ एटम होता है हमारे पास 10⁻⁻10 मीटर। और इस न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होते हैं उनकी जो रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर तक होती है। और साथ ही एक चीज और, यहाँ पे जो वीक न्यूक्लियर फोर्स लगते हैं इनका जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम टाइम तक ये फोर्स लगते हैं। तो अब जो वीक न्यूक्लियर फोर्स किस पार्टिकल के कारण लगते हैं, तो ये लगते हैं बोसोन नाम के पार्टिकल के कारण। बोसोन नाम का पार्टिकल होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटोन नाम के पार्टिकल के कारण लग रहे थे, तो ये बोसोन नाम के पार्टिकल के कारण ये फोर्स लगते हैं। और ये फोर्स किस किस के बीच में होते हैं, लेप्टॉन्स के बीच में या लेप्टॉन्स पाइऑन्स के बीच में ये फोर्स होते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, वीक न्यूक्लियर फोर्स आर द फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में अभी बताया था, जब एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और इनका जो लाइफ टाइम है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। तो ये है इसकी डेफिनेशन। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ये 10⁻25 टाइम स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन
ये वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पे लगते हैं, लेप्टॉन्स के बीच में लगते हैं, या लेप्टॉन्स म्यून्स के बीच में जब इंटरेक्शन होता है, या तो लेप्टॉन्स के बीच में इंटरेक्शन हो या लेप्टॉन्स म्यून्स के बीच में इंटरेक्शन हो, जब ये फोर्स लगते हैं। लेप्टॉन्स के बारे में हमने बताया ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्स आता है हमारे पास, और इसमें आप कुछ पॉइंट और ऐड कर सकते हो, जैसे जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है इनकी रेंज कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर तक इनकी रेंज होती है, और साथ में इनका जो लाइफ टाइम होता है बहुत कम होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फंडामेंटल फोर्स है हमारे पास वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो होते हैं जो फोर्स चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। अब वो चार्ज पार्टिकल लाइक सेम हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या पॉजिटिव नेगेटिव हो, तो जो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, मीन चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगते हैं वो किसके कारण लगते हैं, इसके लिए रीजन होता जो फोटोन होता है, फोटोन के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं फोटोन। अब फोटोन क्या होता है? फोटोन होता है हमारे पास पैकेट्स ऑफ एनर्जी। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन में, तो वहां पे हमने देखा था जो लाइट आ रही है उसको एक पैकेट्स को हमने क्या बोला था, क्वांटा, और उस क्वांटा या फोटोन बोला, फोटोन तो हमारे पास होता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और वो बहुत सारे क्वांटा मिलके क्या बनाते हैं, फोटोन बनाते हैं, ऐसा हमने वहां पे पढ़ा था। तो फोटोन क्या होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। When the charge particle are rest, अब हमारे पास मान लिया ये दो चार्ज पार्टिकल हैं और ये दोनों चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हैं, और इन दोनों चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। या फिर हम ये बोल सकते हैं जब दो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हैं और उन दो चार्ज पार्टिकल के बारे में, या जरूरी नहीं है कि हम दो चार्ज पार्टिकल बोले, हम ये भी बोल सकते हैं अगर कोई चार्ज पार्टिकल हमारे पास रेस्ट में है और उस रेस्ट वाले चार्ज पार्टिकल के बारे में जब मैं स्टडी करता हूं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब है यहाँ पे चार्ज पार्टिकल से, और स्टैटिक्स का मतलब है यहाँ पे रेस्ट। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है और उस चार्ज पार्टिकल की हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तब उस चार्ज पार्टिकल की हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोडायनामिक। डायनामिक का मतलब है यहाँ पे मोशन से है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में एक छोटा सा सिंपल सा लॉ आता है, कूलम्ब्स लॉ, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसके बारे में बताता है। जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा था, दो बॉडी थी यूनिवर्स में, कोई भी ये दो बॉडी थी और इन दो बॉडी के बीच में कितना फोर्स लगता है, बिल्कुल वैसा ही है, स्लाइटली सा चेंज है बस। तो हमने दो चार्ज पार्टिकल माने, एक चार्ज ए और दूसरा चार्ज बी। पहले चार्ज के ऊपर जो ए है उसके ऊपर चार्ज मान लिया हमने Q1, जो बी है उसके ऊपर चार्ज मान लिया हमने Q2। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लिया R। तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कितना लगेगा, व्हेन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। मासेस तो ग्रेविटेशनल लॉ में था या ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा था। तो ये जो चार्ज है, इन चार्ज का प्रोडक्ट, जितना ज्यादा ये चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, मींस ए और बी के ऊपर जो चार्ज है उनका प्रोडक्ट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने पहले भी बताया था, अगर फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो चार्ज की वैल्यू भी बढ़ेगी, अगर फोर्स की वैल्यू कम हो रही है तो चार्ज की वैल्यू भी कम होगी। मींस अगर एक बंदा हंस रहा है तो दूसरा भी हंसेगा, अगर दूसरा हंस रहा है तो पहले वाला भी हंसेगा, अगर एक रोया तो दूसरा भी रोएगा। और फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r²। मीन्स अगर अब इन चार्ज पार्टिकल को मैं दूर ले जाता जाऊं तो ये इनके बीच में जो फोर्स है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। हमने जो ग्रेविटेशन लॉ उसमें मैग्नेट का एग्जांपल लेके बताया था कि दो मैग्नेट हैं हमारे पास, अगर उनके बीच की डिस्टेंस कम है तो फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी मैग्नेट के बीच की तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम लग जाएगा। तो हमने इस इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को यहाँ पे कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया, और कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम जब रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट को बोल दिया हमने के क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। और के की वैल्यू होती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस के की वैल्यू हम यहाँ से उठा के इस यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। उसके बाद यहाँ पे
ये वाला वर्ड क्या है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, और इसका नाम होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये आप 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी तो यही बता सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगते हैं वो फोटोन के कारण लगते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये बता सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। और ये जो फोर्स है वो अट्रैक्शन के और रिपल्सन के दोनों हो सकते हैं। अट्रैक्शन के और रिपल्सन का मतलब क्या है, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा, या नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन, मींस अगर चार्ज अलग अलग हैं तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा, अगर चार्ज सेम है तो रिपल्सन का फोर्स होगा। लाइक चार्ज आर रिपेल्ड टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। और ये जो लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो फोर्स कम होता जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे जैसे हमें डिस्टेंस, जो हमारा क्राइटेरिया है वो, या फिर डिस्टेंस ज्यादा होती जाएगी तो फोर्स हमारा वीक होता जाएगा, और जितनी डिस्टेंस कम होती जाएगी उतना ही फोर्स ज्यादा होता जाएगा। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास फंडामेंटल फोर्स आता है वो होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर लगते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखता है, सपोज दैट हमारे पास ये एटम है और एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं। तो वो फोर्स जो प्रोटॉन और इस न्यूट्रॉन को इस न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखता है, बांध के रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। The force, strong nuclear force, the force that bind the neutron and proton together in the nucleus, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांध के रखता है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्ग होता है किसी ग्रेविटेशनल फोर्स से। और आज तक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स यही माना जाता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। और इस फोर्स के लगने का जो कारण होता है वो होता है पाई मीजोन्स नाम का एक पार्टिकल होता है, जिस पार्टिकल के कारण स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगते हैं। तो ये था हमारा जो फंडामेंटल फोर्स है वो कंप्लीट हुए। इसके बाद हम कुछ कंजर्वेशन के लॉ हैं वो हम अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।